अप्रैल और मई के महीने में यूपी में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर होने वाली अमवात के बारे में पहली बार योगी हुकूमत ने अपनी खामियां तस्लीम की हैं। रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात का एतराफ किया है कि कोरोना की दूसरी लहर के उरूज के वक्त रियासती हुकूमत की तरफ से बाज खामियां सरजद हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद रियासती हुकूमत कोरोना की तबाही से निपटने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें जारी रखे हुए है। इलाहाबाद में ऑक्सीजन प्लांट का संगे बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रियासती हुकूमत ने कोरोना की मुमकिना तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वज़ीर के इलाहाबाद के सनती इलाके सरस्वती हाईटेक सिटी में एक नए ऑक्सीजन प्लांट का संगे बुनियाद रखा गया है। इस तकरीब में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने भी ऑनलाइन शिरकत की। इस प्लांट से शहर के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। जब अचानक कितना बड़ा संकट आया, उसमें बहुत सारी, हम जानते हैं सरकार ने बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। लेकिन भविष्य में इस प्रकार का कोई संकट ना आवे, ये प्रार्थना करते हुए अगर आएगा कोई संकट तो उससे निपटने के लिए या जो श्री उमेश जायसवाल जी जो प्रभा इंडस्ट्री के नाम से अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, इन्होंने CSR, इनका जो लाभ होता है उस लाभ में से CSR का फंड समाज के लिए जो खर्च करने का काम किया है, इनको मैं बधाई देते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की समस्या हो, चाहे वेंटिलेटर की समस्या हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके समाधान के उपाय सब किए जा रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी की जा रही है। और भी कई परियोजनाएं इस प्रकार की यहाँ प्रयाग में आ रही हैं, प्रदेश में आ रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कल से पूरी तरह अनलॉक हो जाएगी। राजधानी को अनलॉक करने के लिए हुकूमत के जरिए टीका लगवाओ, दुकान खुलवाओ का नारा दिया गया था। हुकूमत के नारे को कामयाब बनाने और ताजिरों और दुकानदारों को टीके की सहूलत मुहैया कराने के साथ राजधानी भोपाल के मुख्तलिफ हिस्सों में ताजिरों, दुकानदारों और दुकानों में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए टीकाकारी के 39 खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। वक्त कम होने की वजह से बहुत से टीका सेंटर पर दुकानदारों की टीकाकारी के लिए भीड़ भी देखी गई। हुकूमत ने टीकाकारी कैंप को आगे भी जारी रखने के साथ बाजार में कोरोना प्रोटोकॉल के तई अवामी बेदारी के लिए समाजी तंजीमों की टीम भी तश्कील दी है। देखिए, भोपाल को अब हम पूरी तरह से अनलॉक कर रहे हैं और इसीलिए व्यवसायी संगठनों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया गया है कि हमारे जितने भी बाजार हैं उनके सभी व्यवसायी और उनके व्यवसाय में काम करने वाले सेल्समैन पूरी तरह वैक्सीन के कवरेज में आए। इसलिए एक वृहद रूप से अभियान चलाया जा रहा है, टीका लगाओ और बाजार खुलवाओ। ये व्यवसायी संगठनों का ही कार्यक्रम है। हमने सभी भोपाल के बाजारों में अलग अलग स्थानों पर कैंप लगवाए हैं और ये सुनिश्चित किया है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। कल से हमारे बाजार सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। कोरोना वबा की दूसरी लहर के कहर का सबसे ज्यादा असर यूपी के जिन शहरों में नजर आया, इनमें एक मेरठ भी है। कोरोना का खतरा अब कम होने के साथ ही इन शहरों को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। इसी हिकमत अमली के तहत आज से मेरठ में भी दिन का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है और एहतियाती तदाबीर के साथ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजारों को खोलने की इजाजत दी गई। 12 घंटे के लिए बाजारों को खोलने की इजाजत मिलने के बाद जहां कारोबारी खुश हैं, वहीं लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील कर रहे हैं। रिस्पांस तो अभी काम थोड़ा हल्का ही है अभी, जिस मुताबिक दुकान खुली है और टाइमिंग वही है 8 से 5-7 बजे तक की टाइमिंग है। सर, जब से लॉकडाउन लगा हुआ, जब से बेरोजगार हैं और बेल्ट का ही काम करते हैं, रोड पर लगाते हैं सर, इसी से थोड़ा बहुत घर का खर्चा चलता है हमारा। डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो वाला हिसाब है। अब थोड़ी उम्मीद है खुला है तो कुछ काम होगा, लेकिन बाजार में वो रौनक वाली बात नहीं है। 40 दिन से बंद था जी ये, और अभी कुछ भी नहीं है। आज बोनी बट्टा ही कर रखा है, काम वगैरह की पोजीशन कुछ नहीं है। मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी है जी। काम तो चलेगा क्योंकि आगे शादी वगैरह भी है, साए वगैरह भी हैं, काम तो चलेगा। अभी 2-4 दिन में थोड़ा पब्लिक को पता भी नहीं है, अभी थोड़ा मार्केट में, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम तो निकलेगा। खुलने का बेसब्री से इंतजार था कि मार्केट खुलेगी, ग्राहक आएगा,
लेकिन यहाँ पर कुछ सब कुछ ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ मतलब सामान्य नहीं रहा है। कुछ लोग बाग आ रहे हैं, अभी डरे सहमे हुए हैं। करीबन 1.5-2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को लगे हुए, और 1.5-2 महीने से हमें इंतजार था ये लॉकडाउन खुले। कुछ सामान जैसे हमें कूलर की बहुत ज़रूरत है, कूलर लेना है, मगर कूलर पे रेट बहुत बढ़े हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जो कहर बर्पा किया है, उस वक्त से लेकर और आज तक यानी 40 दिन तक मुसलसल मेरठ में भी बाज़ार बंद रहे। आज पहले दिन 40 दिन बाद पहले दिन बाज़ार खुले हैं। तो कारोबारी हैं वो ये चाह रहे हैं कि बाज़ार जो हैं अब खुलें, और लेकिन लोग एहतियात के साथ बाहर निकलें, ताकि दोबारा जो एक ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि कहीं तीसरी लहर का फिर से ख़तरा ना बन जाए और फिर से लॉकडाउन में ना चला जाए शहर। तो इससे बचने के लिए भी लोग एहतियात बरत रहे हैं। आज बाज़ार खुला है लेकिन कारोबार नहीं है। आने वाले दिनों में कारोबारी उम्मीद कर रहे हैं कि बाज़ार खुलेगा और रौनक उसकी वापस फिर वैसे ही लौटेगी जैसे पहले थी। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। गाजियाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी में आला अफसरान की मिलीभगत के खिलाफ बीजेपी रुकन असेंबली नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल मफाद आमा की अर्जी पर समाअत एक बार फिर टल गई है। बीजेपी रुकन असेंबली नंदकिशोर की तरफ से दाखिल अर्जी में गाजियाबाद के एडीएम समेत कई आला हुक्काम पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी और इनको गैर कानूनी तरीके से फरोख्त करने का इल्जाम लगाया गया है। अर्जी में इस मामले की जांच किसी साबिक IAS अफसर से कराने की दरख्वास्त की गई है। नंदकिशोर के वकील सैयद फरमान अहमद नकवी के मुताबिक अब इस मामले की समाअत 14 जून को होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। इस नारे का अमली मुजाहरा बेंगलुरु के चामराजपेट में देखने को मिला। यहां के MLA जमीर अहमद खान की कोशिश मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वालों के लिए करारा जवाब थी। देखिए खास रिपोर्ट। बंगलुरु के चामराजपेट में मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे के रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिए। हम सब एक हैं, आपस में भाई भाई हैं का नारा बुलंद हुआ। ये खूबसूरत तकरीब यहाँ के रुकने असेंबली जमीर अहमद खान ने सजाई थी। लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 2 माह से तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहें बंद हैं। इबादत गाहों में खिदमत अंजाम देने वालों के लिए भी माशी मसाइल का सामना है। इन हालात को देखते हुए जमीर अहमद खान ने चामराजपेट असेंबली हल्का के तमाम मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों के नुमाइंदों में 5-5 हजार रुपए की माली मदद और 1 माह का राशन तकसीम किया। जो क्राइस्ट समाज के फादर लोग को और प्लस हमारे जैन समाज के स्वामी जी लोग को, और हमारे हल्के के अंदर इधर गुरुद्वारा नहीं है, गुरुद्वारा ना होने की वजह से अभी उनको एक छोड़ के करना सही नहीं रहता करके उनको जयनगर से प्लस हमारे हलसूर से बुला के उनको भी उनको बुला के यानी सब समाज के तमाम अर्चकरों, हमारे मौजान इमाम, हमारे स्वामी जी और चर्च के फादर और हमारे गुरुद्वारा के स्वामी जी को सबको बुला के हमारी तरफ से एक रेशन किट 2 महीने का रेशन किट दिया गया है और 5,000 रुपए दिया गया है और उसके साथ में स्टीम दिया है। जमीर अहमद खान की इस खिदमत की सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं ने सताइश की और इसे वक्त की जरूरत करार दिया है। राज्य कर्नाटक में ये कोरोना आ गए ना, बहुत बीमारी से बहुत लोग मर गए हैं, इसलिए हमारे चामराजपेटे के MLA BZ जमीर अहमद खान उसके हाथ से एक मंदिर के पुजारी और मस्जिद में काम करने वाले, चर्च में काम करने वाले सब लोगों को वो हाथ से 5,000 रुपये बाद में और 1 महीने का रेशन सब दे रहे हैं। वो हमारे सब पूरी भारत में कोई भी MP और MLA कोई ऐसा नाम कहीं नहीं किया। इससे हमें बहुत अच्छा हो रहा है। जमीर अहमद खान को भगवान भला करे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई आज का ये मंज़र देखकर कि जिस तरीके से हर मज़हब के लोगों को बुलाकर, उनके पेशवाओं को और इमामों को बुलाकर जिस अंदाज से आज का ये प्रोग्राम चला है, एक बेहतरीन मैसेज है सारे हिंदुस्तान के लिए, सारे आलम के लिए कि सब आपस में भाई भाई बनकर जीना है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मैसेज रहा और आज का की जो कार्रवाई और जो राशन वगैरह और हदिया वगैरह दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह इससे एक बहुत अच्छा मैसेज पहुंचा है। हम इसके शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह इनको और तरक्की अता फरमाए।
कोरोना वबा के दौरान नफरत की सियासत खूब देखने को मिली। सियासी मफाद के लिए समाज में फूट डालने की कोशिशें भी हुई। इन हालात में ज़मीर अहमद खान की ये पहल ये पैगाम दे रही है कि दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, देर तक सोचिए दोस्ती के लिए। बेंगलुरु के एमएलए ज़मीर अहमद खान की ये खिदमत इंसानियत की खूबसूरत मिसाल है, मजहबी रवादारी का आईना है, सेकुलरिज्म का नमूना है, साथ ही फ़िरका परस्त ताकतों, फ़िरका परस्त तंजीमों और फ़िरका परस्त सियासतदानों के मुंह पर ज़बरदस्त तमाचा है। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मंजूर आलम ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। मंजूर आलम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है, इसलिए वैक्सीन से कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के लिए हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। में इस वक्त वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन हमें लगाना चाहिए। वैक्सीन हमें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ज़रूरी है, ताकि हम दूसरों को भी हिफाजत कर सकें। हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी भी हिफाजत, अपने घर की हिफाजत, अपने ख़ानदान की हिफाजत, अपने मोहल्ले की हिफाजत, अपने शहर की हिफाजत, अपने मुल्क की हिफाजत, बीमारी से बचाने, बीमारी से अच्छे तरह से निपटने और वैक्सीन लेने को प्रमोट करना चाहिए। एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, एक दूसरे से वो बताना चाहिए कि ज़रूरी है, ताकि हम हिफाजत से सेहतमंद हो करके मुल्क की तरक्की, मुल्क के अंदर जो बीमारियां फैल रही हैं उसको रोकने में मददगार बन सके। में अनलॉक 2 का अमल शुरू होने के बाद बाजार ऑड इवन के साथ खुल तो गए, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। लोग बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल पर अमल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लापरवाही एक मरतबा फिर महंगी साबित हो सकती है। दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव ने। दिल्ली में अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के सबसे बड़े बाजार यानी कि सरोजनी नगर मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो तो ऑड इवन से खोली जा रही हैं। एक दुकान बंद है तो दूसरी दुकान खुली है, लेकिन यहां पर अभी भी ऐसे कई लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका उसके नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। साथ ही ऐसा लग रहा है कि दुकानें तो खोल दी गई हैं, बाज़ारों में भीड़ भी हालांकि कम है, लेकिन उसके बावजूद अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दूसरी वेव पे जिस तरीके से कंट्रोल किया गया है तो तीसरी वेव आने से नहीं रोका जा सकता है। लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि तीसरी वेव को अगर रोकना है तो कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना ज़रूरी है। देख सकते हैं आप, दुकानें तो खुली हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल था कि मास्क लगाना ज़रूरी है, हालांकि अधिकतर लोगों ने मास्क लगा रखा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात करूं मैं तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको यहां पर कहीं भी नज़र नहीं आएगी। और साथ ही जिस तरीके से प्रोटोकॉल की बात करते हैं, जिसमें प्रोटोकॉल में कहा गया था कि किसी भी दुकान की अगर वो दुकान खुली है तो आपको वहाँ पर सैनिटाइज़र होना चाहिए, और भी काफ़ी नियम थे, तो आपको यहाँ पर किसी भी दुकान पर आपको सैनिटाइज़र नहीं नज़र आएगा। तो साफ है कि लॉकडाउन की अनलॉक 2 की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, बाजार भी खुल गए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और शायद यही कारण होगा कि अगर हम तीसरी वेव को इसी तरीके से हम न्योता दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। अकोला में आइकॉन अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में सिंधी कैंप में रहने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीज के अहले खाना ने लापरवाही का इल्जाम लगाया। अहले खाना के मुताबिक बार बार डॉक्टरों को मरीज की बिगड़ती हालत के बारे में जानकारी देने के बावजूद संजीदगी नहीं दिखाई गई। अहले खाना का इल्जाम है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो गई। 65 था शुक्रवार के दिन, हर दिन 10-10 कम किया जा रहा था। तो इन्होंने मतलब हम कुछ भी सब समझते हुए भी हम ना समझते सब चीज के लिए। भेड़ बकरी की कदर रहती है, इनको आदमी की कदर नहीं है। कोरोना कहर और कोरोना कर्फ्यू ने अवामी मुश्किलात में इस कदर इजाफा किया कि अवामी जिंदगी नागुफ्ताबे हो गई। लेकिन इस कोरोना कहर में अवामी ताउन से चलने वाले इदारों का वजूद भी खतरे में आ गया है। भोपाल का मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसका शुमार मध्य प्रदेश के सबसे बड़े प्राइवेट ITI और खुद कफील इदारे के तौर पर होता था, कोरोना कहर और मुसलसल क्लासों के बंद रहने से इदारे का वजूद खतरे में आ गया। इदारे के तहत यूं तो
12 ट्रेड में तालीम दी जाती है, मगर गुज़िश्ता साल से साल तक इदारे में तालीम के नाम पर चंद ही तलबा दाखिला ले सके हैं। इदारे में तलबा का दाखिला नहीं होने और फीस जमा नहीं किए जाने के सबब इदारे के सामने माली मुश्किलात भी खड़ी हो गई हैं। यही नहीं, जिन तलबा ने गुज़िश्ता साल इम्तिहान दिया था उनके नताइज भी अब तक सामने नहीं आ सके हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इदारे के चेयरमैन डॉक्टर सैयद इफ्तिखार अली से खास बातचीत की है। कोरोना कहर की पहली लहर और दूसरी लहर, वो इदारे जो खुद कफील थे वो भी कंगाल हो गए। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात करें प्राइवेट, तो मुंशी हुसैन का टेक्निकल इंस्टीट्यूट का नाम लिया जाता था, लेकिन ये इदारा भी जो है खस्ताहाली का शिकार हो गया है। अभी यहाँ पर दाखिले और दूसरे मराहल क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इदारे के सरबराह सैयद इफ्तिखार अली साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं डॉक्टर साहब जो है किस तरह की मुश्किलात से दो चार है। हाँ, मुश्किल यह है कि लास्ट ईयर भी यहाँ कोविड की वजह से एडमिशन्स बहुत कम हुए, फिर साल में कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी बच्चे नहीं आए मतलब जितने एडमिशन्स हुए तो उन्होंने फीस तक नहीं दी। हमें तो टीचर्स को सबको सैलरी देना है और उनको हम हटा भी नहीं सकते, ये भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है। अब हम करें तो क्या करें, कहाँ तक हम उनको कवर अप करके चलें। कुछ लोग बहरहाल छोड़ा लेकिन चंद लोगों ने, इसलिए कि बुजुर्ग हो गए थे, रिटायर हो गए, लेकिन अब फिर वही मसला आकर खड़ा हो गया कि एडमिशन्स का कि अब खुले तो फिर आगे एडमिशन हो। बच्चे ना, और उसके साथ साथ जो भी बच्चे अगर आते भी हैं तो फीस नहीं जमा करते हैं। आपके मुश्किलात, आपके खर्चे तो जवान हो रहे हैं। अब वही तो हमने जो कुछ थोड़ा बहुत करके एक्यूमुलेट किया था सब खाली हो गया, कहाँ से क्या करें। गवर्नमेंट कोई हेल्प करने को तैयार नहीं, रिजल्ट आते नहीं, एग्ज़ाम हो गए फिर भी नहीं देते। 10th और 12th में पास कर दिया, ITI का कहते हैं कि साहब टेक्निकल है इसलिए पास नहीं कर सकते। तो क्या करें बच्चों का, बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं, वहाँ नहीं जाते डायरेक्टरेट के साहब क्या करें। हमारे पास आते हैं कि साहब हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, हमारे रिजल्ट कब आएंगे। मेरा कहना यह है कि जो एग्जामिनेशंस अभी डायरेक्टरेट से हुए हैं तो पूरी फीस बच्चों की जमा करने के बावजूद भी 80% बच्चों के एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं करवा पाई, सिर्फ 20% बच्चों के एग्जामिनेशन हुए। उसके बाद जिन बच्चों के एग्जामिनेशन हुए उनके रिजल्ट भी इस तरीके से आते हैं कि सुबह मार्कशीट जो डाउनलोड होती है तो वो बच्चा पास कहलाता है, दोपहर को मार्कशीट उसकी जब निकाली जाती है तो बच्चे के जो है सप्लीमेंट्री क्लियर हो जाती है। तीसरी जब मार्कशीट शाम को जब उसको ग्रीवेंस के लिए या किसी लिए अपन डालने की कोशिश करते हैं कि सब इसका वो कर दिया तो पता ही चलता है कि वो मार्कशीट जो है वो बिल्कुल टोटली पूरे फेल हो चुका है बच्चा, कोई उसका अंदर नहीं है। और उसके बाद कहीं कंप्लेंट करने के लिए अगर कहा जाए तो स्टेट डायरेक्टर्स की तरफ से पूरी तरीके से ये हो जाता है कि जो भी करना है वो DGT करेगी, DGT से ही सब कुछ हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे और ज़्यादा हो गए कि बच्चों की मुश्किलात, असातिज़ा की मुश्किलात, और फिर ऐसे में जो है अगर बच्चे जो है पैसा जमा करते हैं, फीस जमा करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और वक्त पर उनका रिजल्ट नहीं आता, और फिर कोरोना की जो मुश्किलात है उसमें न सिर्फ इदारे बल्कि बच्चे जो है जिस तरह के जहनी दबाव का शिकार है उससे नई तरह की जो है मसाइल पैदा होने का खतरा पैदा हो गया। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना। कर्नाटक स्टेट बीजेपी एसटी मोर्चा के सदर और साबिक रुकन असेंबली टी राजू हवलदार ने कहा कि कोरोना वबा के पेश नज़र लोगों की सहूलत की खातिर राजू जनसेवा केंद्र की जानिब से हेल्पलाइन मुतारिफ की गई है। उन्होंने कहा कि लोग हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तपे राजू जनसेवा केंद्र की जानिब से 10 मकामात पर अपने नुमाइंदों को मुकर्रर किया गया है, जो कि हंगामी सूरत हाल में परेशान हाल लोगों की मदद करेंगे। साबिक रुकन असेंबली राजू हवलदार ने आज मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों, कैमरामैन्स और फोटोग्राफर्स को तहनीत पेश की। ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೇವಲ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಾನು ಆ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಂಬರ್
7619293949 ಯಾರೇ ಆ ಕರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24x7 ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಮಾನಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಚೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ। बिहार सिविल सर्विसेज में अकलीती तबके के उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी में जामिया मिलिया इस्लामिया का भी ताउन रहा। दरअसल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कामयाब होने वाले कुल 102 उम्मीदवारों में से 16 उम्मीदवार जामिया मिलिया इस्लामिया के रिहायशी कोचिंग एकेडमी से हैं। आरसीए जामिया के कामयाब 16 में 102 उम्मीदवारों से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने चंद सवालात की। ये दोनों ऐसे उम्मीदवार हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी छोड़कर अपने असल मकसद के हुसूल के लिए कोशा थे। चीज़ों पे काम करना होगा। ये बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा सिलेक्शन बिहार पुलिस सेवा में हुआ। ये बात सही है कि इंजीनियरिंग की स्ट्रीम अलग है और पुलिस की स्ट्रीम अलग है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा इस जर्नी में, ये एक्सपीरियंस बहुत ही इनरिचिंग रहा। ये लाइफ के एक टर्निंग मोमेंट्स में से और काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इसमें जो फेलवर आए, जो सक्सेस आई लास्ट में, तो दैट हैज़ एक्चुअली शोन दैट के यू कैन डू इट कमिंग फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड एज वेल एज फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट रहे। तैयारी तो मैंने 2016 से शुरू की थी यूपीएससी की। फिर बाद में ऐसा था कि 2 अटेम्प्ट लेने के बाद वहाँ प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने स्टेट के सर्विसेज को भी प्रेफर किया। मैंने यूपी का दिया, मैंने बिहार का दिया। तो फिर बिहार वाले में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मैंने मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया और फाइनल सिलेक्शन मेरा बिहार पुलिस सर्विसेज में हुआ है, तो मैं खुश हूँ। ये एक लंबा सफ़र रहा है, बहुत सारी नाकामयाबियाँ आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप उन फेलियर्स से सीखें कि क्या कमी रह गई है और उसको ओवरकम करके आप अपने मकसद की तरफ बढ़ें। कोरोना के पेश नज़र संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के इम्तिहानात ऑनलाइन तरीके से लिए जा रहे हैं, जिसमें तलबा को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तलबा को पेश आ रही दिक्कतों को जल्द अज जल्द दूर किया जाए, इस मांग को लेकर राजवीर संगठन की जानिब से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। आज विद्यापीठ में गुरु के पास में एक निवेदन लेके आए, जो ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं। मेन उद्देश्य हमारा टाइमिंग का था, जो 2 बजे से पेपर 3 बजे तक के 1 घंटे का पेपर PDF फाइल। शहंशाह जज्बात और मकबूल अदाकार दिलीप कुमार की सेहतयाबी के लिए औरंगाबाद में दुआएं की गईं। जन जागरण समिति की जानिब से दुआओं का एहतमाम किया गया। समिति के सदर मोहसिन अहमद का कहना है कि दिलीप कुमार ने अपने दौर में मकबूल आम फिल्मों के जरिए बाहिमी इत्तिहाद और समाजी इस्लाह का पैगाम दिया। दिलीप कुमार हमारे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार हैं। आज हमने बैठकर जो है रोशन गेट पे हमारी समिति का ऑफिस है रोशन गेट औरंगाबाद में, वहाँ बैठकर जो है तो मशहूर फिल्म स्टार दिलीप कुमार जो जिनकी तबीयत गुज़िश्ता दिनों से बहुत ख़राब चल रही है और उनको ऑक्सीजन के ऊपर रखा गया हिंदुजा हॉस्पिटल में, उनके लिए हमने सब ने मिलकर खुसूसी दुआएं सब NGO ने किए हैं कि अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, दराज उम्र अता करे और जो है उनकी जो खिदमत रही वो अनमोल रहे। वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे और कई अवार्ड याफ्ता रहे और बहुत से अच्छे फिल्म के जरिए से उन्होंने बहुत अच्छे संदेश दिए लोगों को जीने का, इसलिए हमने उनके खुसूसी दुआएं की।